हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने फुल लेक्चर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में फंक्शंस, पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर ये सब देख चुके हैं। कुछ लोगों को फंक्शन में, कुछ लोगों को पॉइंटर में और कुछ लोगों को स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके लिए वीडियो 4.1 फंक्शन के लिए, 5.1 पॉइंटर के लिए और फिर 7.1 स्ट्रक्चर के रिवीजन के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलीज किए और उस पर रिस्पॉन्स बढ़िया आया। और फिर लोगों का ये कंसर्न है कि नहीं सर अब चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम लोग अपना जो लिंक लिस्ट पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर में उसके बहुत नज़दीक आ गए हैं। एक्चुअली लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले अब बस एक ही चीज़ बाकी रह गई है जो मुझे डिस्कस करना है, वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग सी में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को अचीव करते हैं, और इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं क्या सबसे पहले कि कहाँ पे, अगर आपको याद होगा हम गेट लेक्चर सीरीज का आप मेरा वीडियो देखिए, तो जो मैंने सी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की बात की थी, जहाँ पे पहले ही वीडियो में मैंने बताया था सी का एक मेमोरी मैप, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा समस्या है तो आप वो वीडियो एक बार जाके दोबारा से देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे और देखें क्या कैसे हैं चीज़ें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें इस लेक्चर को। और सबसे पहले मैं सी के किसी भी प्रोग्राम का, जब कोई प्रोग्राम सी का कोई प्रोग्राम जब रन होने जाता है तो उसका मेमोरी मैप मैं बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो जैसे आप चाहें तो गेट लेक्चर सीरीज का जो वीडियो है पहला, वो आप जाके देख सकते हैं अगर डिटेल में कुछ इसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। फिलहाल यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं काम की चीज़ें। हमने ये बताया कि जब कोई प्रोग्राम सी का रन होने जाता है तो उसके मेमोरी मैप कुछ इस तरीके से बनता है कि एक जगह जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसको मेमोरी में इन 4 पोर्शन में स्पेस मिलता है। एक जगह जो आपने प्रोग्राम लिखा है, कोड इटसेल्फ, ये एक जगह होता है। उसके बाद एक स्टैक का एरिया होता है और एक हीप का एरिया होता है और एक जो रीजन होता है, रिजर्व होता है ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे पूरा का पूरा इस तरीके से जो है किसी सी का मेमोरी एलोकेशन होता है, ऐसे स्पेस डिवाइड होता है। ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग स्टैटिक एलोकेशन जो अब तक करते आए हैं, स्टैटिक एलोकेशन, फंक्शन कॉल्स, इस तरीके की जो चीजें हैं उनके लिए स्पेस यहाँ से एलोकेट होता रहा है। हीप के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब हम करते हैं तो हीप में से स्पेस एलोकेट होता है। ठीक है, यहां से स्पेस एलोकेट होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले अब ये तो समझा जाए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है क्या, तब तो आगे हम समझेंगे कि यहां से स्पेस एलोकेट होता है। इसके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करिए कि आपका अभी रिजल्ट आ गया, यूनिवर्सिटी ने ऐसे लॉकडाउन और कोरोना की वजह से आपको प्रमोट कर दिया, किसी सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना पड़ा। कई सारे लोगों के लिए दुखद होगा, कई सारे लोगों को इसमें मजा भी आ गया। तो उसी में से किसी ऐसे को पकड़ते हैं जिसको लग रहा था कि किसी सब्जेक्ट में वो लटकेगा, लेकिन अचानक से रिजल्ट आया और वो पास हो गया अच्छे नंबरों से, बहुत खुश हुआ। अब उसके घर पे 3 दोस्त आ गए। 3 दोस्त आए और एक वो है, एक तो जो पर्सन इटसेल्फ है उसको मैं ऐसे रेक्टेंगल से बना ले रहा हूं, और उसके 3 ये दोस्त ज्ञानी महापुरुष जो उसी की तरह थे, वो आए, बोले कि भैया तुम पास हो गए, हमें तुम पार्टी दो, मिठाई खिलाओ। तो तुमने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तुरंत से, ऑनलाइन का जमाना है आजकल, तुरंत से तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये रसगुल्ले 4 तुम्हें हाजिर हो गए, जिस भी साइट से किया 4 रसगुल्ले आ गए। एक तुमने खुद उठाया, बाकी
एक एक तुमने इन अपने महापुरुष दोस्तों को दिया जो तुमसे खुशी सेलिब्रेट करने आए। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि तीन दोस्त थे और एक तुम, 4 लोग हैं और तुम्हें पता है कि 4 ही लोग हैं और तुमने गिन चुन के 4 रसगुल्ले मंगाए। ये है स्टैटिक एलोकेशन। क्या है ये? स्टैटिक एलोकेशन। ये कब होता है? जब हम प्रोग्राम में कहीं लिख देते हैं इंटीजर ए, स्टैटिक एलोकेशन पहले ही कंपाइल जब होता है तो स्पेस रिजर्व हो जाता, पता है कि एक ही इंटीजर है इसी के लिए स्पेस रिजर्व करना है, 2 बाइट हो जाता है। ये जो सिचुएशन है रसगुल्ले और 3 दोस्तों वाली, ये इस स्टैटिक सिचुएशन को ऐसे हम लोग करते आए हैं, ऐसे स्पेस रिजर्व करते आए हो, चाहे वो तुम एरे ही अगर तुम कोई डिक्लेयर करते हो, इंटीजर सम नाम की कोई एरे, n नंबर के 5 एलिमेंट को सम करने वाली कोई एरे बना रहे हो तुम, तो ये सारा काम जो है ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का है, ऐसे ही होता है जैसे आप करते आए। तब अब इसमें समस्या क्या है? अब समस्या ये है कि एक अगली सिचुएशन कि एक आप हैं, माफ करिए, आप जो था उसको मैंने रेक्टेंगल से बनाया था और आपके ये 3 दोस्त, और जैसे ही आपने एक एक रसगुल्ला लिया, अब बस खाने ही वाले हैं, लिया है आपने रसगुल्ला एक एक लोग और खाने ही वाले हैं, तब तक आपके फूफा जी चले आए, इधर से कहीं से थके आ रहे पहुंच गए और बोले कि अरे वाह, यहाँ रसगुल्ले की पार्टी चल रही है, हमें भी खिलाओ। अब आप आ गए चक्कर में, अब पैसे अब हैं नहीं, रसगुल्ला आपने 4 ही मंगाया था, पता था नहीं कि कोई और हो घर में, तो अब तो बड़ी समस्या वाली बात है, क्या करें? यहाँ पे अब आप सोचते हो कि काश ऐसा सिस्टम होता कि जब जरूरत के हिसाब से हम और मिठाई बढ़वा सकते, एक और बढ़ जाता, जैसे जरूरत है खाने जा रहे हैं, जरूरत है एक और बढ़ जाता। अब अगर मान लो तुम फूफा जी को रसगुल्ला दे भी दो तो कौन नहीं खाएगा, या तो तुम नहीं खाओगे तो तुम अपने किसी खास दोस्त को ना खिलाओ। तो अब तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर ऐसी मैकेनिज्म होती कि एक रसगुल्ला और फटाफट आ जाए, तो ऐसी अगर व्यवस्था रहे तो उसी को बोलते हैं हम लोग डायनामिक एलोकेशन। डायनामिक एलोकेशन, जब खा रहे थे खाते खाते, अच्छा ऐसा कब होगा? अब इसके लिए तुम्हें, ऐसी सिचुएशन के लिए तुम्हें ले जाना पड़ेगा सबको, कहां पे? रेस्टोरेंट में। सबको रेस्टोरेंट में ले गए, रेस्टोरेंट में ले गए। अब रेस्टोरेंट में बहुत सारे आइटम अवेलेबल हैं, जिसको जो जो वहां पे अवेलेबल है वहां पे तुम बोलो फूफा जी आए, और तुमने बोला कि चलो भैया रसगुल्ला रख दो, चलो रेस्टोरेंट की तरफ चले। सब लोग रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। पैसा कौन देगा? पैसा फूफा जी देंगे। पैसा फूफा जी कहे कि रसगुल्ला मत खाओ, ऑनलाइन मंगाए हो, पता नहीं कैसा आया कैसा नहीं, मैं पैसा दूंगा, चलो रसगुल्ला रेस्टोरेंट में खिलाते हैं, भतीजा हमारा पास हो गया है तो हम रेस्टोरेंट में ले जाके खिलाएंगे। तो अब ये रसगुल्ला यहाँ से फेंके, सब लोग रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अब जब रेस्टोरेंट में गए तो यही दिक्कत रहेगी क्या कि एक रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, चिंदी चोरी पैसा फूफा जी देने को तैयार ही हैं, तो लाओ मेरे लिए पिज्जा लाओ, मेरे लिए बर्गर लाओ, मेरे लिए रसगुल्ला लाओ, मेरे लिए डोसा लाओ, जो जो चाहिए आप तुरंत वहां से ऑर्डर करके मंगा रहे हैं। यही है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन आप ये काम रेस्टोरेंट में ही कर सकते हैं जहां पे बहुत सारा आइटम अवेलेबल है। घर में ये फैसिलिटी पॉसिबल नहीं थी एक बार ऑर्डर करके। कुछ ऐसा ही प्रोग्रामिंग में जब हम लोग करते हैं या करने की फैसिलिटी मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो उसमें जो स्पेस एलोकेट होता है वो हीप वाला जो एरिया है, यहां से जितना आपको स्पेस चाहिए उतना स्पेस हीप वाले एरिया से आपको मिल जाएगा। इस हीप में जो स्पेस है उसमें से आपको उतना स्पेस मिल जाएगा। तो अब चलिए, ये तो बात हो गई रसगुल्ला और ये फूफा जी और ये सारी बातें, स्टोरी आपके समझने के लिए थी कि डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और उसका डिफरेंस समझ जाए। अब ये करते कैसे हैं और होगा कैसे? तो जैसे भाई अब तक तो इंटीजर ए लिख दिया और वो स्पेस अपने आप एलोकेट हो जा रहा था, आपको कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी।
लेकिन अब थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सी में आपको नया फंक्शन नहीं बनाना है, लाइब्रेरी फंक्शंस रखे गए हैं। ऐसे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी की लाइब्रेरी में जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमारे लिए करेंगे। हमको सिर्फ उनको एप्रोप्रिएट प्लेस पे कॉल करना हो, जहां पे हमको डायनेमिक स्पेस चाहिए वहां पे हमको उनको कॉल करना होगा उन फंक्शंस को। कहां पे रखे हैं? दो लाइब्रेरी हैं, एक तो stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h, ठीक है, और एक है alloc.h। ये दो हेडर फाइल्स हैं जहां पे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शन रखे हुए। कौन कौन से फंक्शन है? टोटल 4 फंक्शन है जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करते हैं। एक तो है malloc, एक है calloc, एक है फ्री और एक है realloc। ठीक है, मैं इन चारों की चर्चा नहीं करूंगा, वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, उतना भी यूज का नहीं है। बस एक हाईलाइट में समझ लीजिए कि calloc और malloc में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो calloc है ये ऑटोमेटिक वैल्यू इनिशियलाइज करके, जीरो से वैल्यू इनिशियलाइज करके देता है। जैसा स्टैटिक हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, कुछ कुछ उस तरीके का है। और यहाँ पे गार्बेज वैल्यू हो सकती है malloc में। malloc में जीरो भी एलोकेट हो सकता है, कोई वो नहीं है। मतलब ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं बताना चाह रहा था। realloc, जैसे आपने कुछ साइज एलोकेट किया है और उसको रन टाइम पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने 20 बाइट्स की रिक्वेस्ट की और बाद में आपको थोड़ी और जरूरत पड़ रही है 1-2 बाइट की, तो उसको आप एडजस्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी एलोकेटेड स्पेस को एडजस्ट करता है realloc। फ्री फंक्शन और malloc फंक्शन हम यहाँ पे लेने वाले हैं डिटेल में। एक तो malloc को यही काम का है, और अगर इसकी बाकियों की कहीं जरूरत आएगी तो उसको हम देख लेंगे बाद में। malloc फंक्शन को और फ्री फंक्शन को हम लेने वाले हैं कि कैसे काम करता है और क्या है। ठीक है, तो जो ये दोनों फंक्शन हैं, ये stdlib.h या alloc.h लगाइए, आप काम करेंगे। हेडर फाइल लगा दीजिए आप वहां पे। जैसे सपोज करिए कि अच्छा, एक मैं स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता हूं। अब स्ट्रक्चर वाले वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं तो आपको अंदाजा हो गया। जैसे struct स्टूडेंट, और हम कोई स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें उसका नेम चाहिए हमें, स्टूडेंट का नेम, कैरेक्टर नेम, 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, कैरेक्टर, फादर नेम, स्टूडेंट का फादर नेम चाहिए, अगेन दिस इज 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग। हमें उसका रोल नंबर चाहिए, जैसा आपका 10 डिजिट का होता है वैसे उसका 10 डिजिट का रोल नंबर है। और अगर आपको याद आ रहा हो स्ट्रक्चर में, तो मैंने बताया था कि इसी टाइप का एक पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर कर लें, struct स्टूडेंट पॉइंटर p। एक हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया जो इसी स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर ये। अब अगर हम बार बार struct स्टूडेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग यहां पे दे देंगे नाम टाइप डिफाइन। टाइप डिफाइन क्या करता है? आप अगर उसका कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ये मैंने उस दिन बताया था। मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे इसका नाम दे दे रहे हैं, हम केवल struct स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट यूज करेंगे हर जगह। तो टाइप डिफाइन कीवर्ड लगा के और ऐसे नाम रख लिया। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब सबसे पहले जरा ये देख लें आगे बढ़ने से पहले कि ये स्ट्रक्चर मेमोरी में कितना लेगा। कैरेक्टर सपोज करिए 1 बाइट लेता है और इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो ये 2 बाइट 20 बाइट्स और ये 20 बाइट्स 40 और ये 20 60। ये जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है इसमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना होगा, ये 3 चीजें, तो हमको 60 बाइट्स स्पेस चाहिए। ये जो पॉइंटर p है, ये जब p+1 करेंगे तो मान लीजिए अगर पहला 60 ब्लॉक छोड़ के 0 से अगर स्टार्ट है तो वो फिर 1 से 60 तक, इसमें सॉरी 1 से अगर स्टार्ट है
तो 1 से 60 तक इसको एलोकेट होगा, और 61 टू जैसे आप p+1 करेंगे वो 61 बाइट्स पे जाके रिप्रेजेंट करने लगेगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि इतना साइज हमको चाहिए। अब जो मैलॉक है, मैलॉक का क्या है सिंटैक्स, अगर आपको मैलॉक फंक्शन याद यूज करना है तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? जो भी आपने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है, सपोज करिए ptr नाम का पॉइंटर इक्वल्स टू मैलॉक, और ब्रैकेट में लिखते हो आप साइज ऑफ, और जो भी आप सपोज करिए इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के लिए स्पेस चाहते हो, आप इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के लिए स्पेस चाहते हो, दिस ऐसे करके। अब ये क्या करेगा, साइज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की साइज कितनी है 60 बाइट, ये 60 बाइट स्पेस आपको एलोकेट कर देगा रन टाइम पे। अब फिर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा आपने, दूसरे का रखना होगा, फिर से आप p+1 कर देंगे या जो भी नेक्स्ट इसका, और उसका एड्रेस एलोकेट करा देंगे ऐसे करके, ठीक है। इस केस में इस स्टूडेंट का कैसे हम लोग देंगे, स्टूडेंट, अगर इसका स्पेस एलोकेट कराना है तो स्टूडेंट पॉइंटर p इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ, जहां मैंने स्टूडेंट लिख दिया है, आप सिंपली ऐसा समझो कि यहाँ पे टाइप लिखेंगे, आप जिस भी टाइप को देना है, यहाँ हम स्टूडेंट टाइप को देना चाह रहे हैं, स्टूडेंट एक हमने टाइप डिफाइन करके कस्टमाइज टाइप बना लिया है, या स्टूडेंट टाइप जो हमेशा 60 बाइट्स का है इस हिसाब से, ठीक है, मैलॉक, और यहाँ पे एज इट इज साइज ऑफ, और यहाँ पे आप लिखिए स्टूडेंट टाइप इसका इसको। अब ये क्या करेगा, p में 60 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे, 60 बाइट का जो भी पहला एड्रेस है वो रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करिए पहला एड्रेस है 100, तो p जो है 100 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही आप p+1 करेंगे तो ये 161 को रिप्रेजेंट करने लगा, सॉरी 160 को रिप्रेजेंट करेगा, 100 से है ना, तो 168 ब्लॉक को, मतलब 60 आगे जाके इसके +60 इसमें कर दीजिए तो आप नेक्स्ट को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से मैलॉक फंक्शन यूज होता है। अब क्या समस्या है, समस्या ये है कि अगर एक प्रोग्राम को रन कराने आप जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम को मेमोरी में कुछ पर्टिकुलर स्पेस एलोकेट होता, अब वही स्पेस 4 पार्ट में कोड, स्टैक, हीप, ग्लोबल वेरिएबल, ये 4 पार्ट में वही जो उस प्रोग्राम को एलोकेटेड स्पेस है वही 4 पार्ट में डिवाइड होता है। थोड़ी देर बाद आप बार-बार अगर नए स्टूडेंट का डेटा एंटर करते रहे तो थोड़ी देर बाद जाके वो पूरा का पूरा हीप एरिया जो है, ये पूरा का पूरा हीप एरिया, ये देखिए ये पूरा हीप एरिया आप ऐसे एलोकेट करते गए और ये पूरा हीप एरिया स्टूडेंट्स को एलोकेट हो गया। अब अगली एंट्री आपको करनी है तो अब क्या करें, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्री फंक्शन। फ्री भी stdlib में ही डिफाइन है, फ्री फंक्शन। आपने कुछ लोगों को कुछ स्पेस एलोकेट किया है, अगले आ रहे हैं उनको अगर आपको एलोकेट करना है तो आप फ्री कॉल कर दीजिए। कैसे कॉल करते हैं हम लोग, फ्री का सिंटैक्स है, जैसे हमने पॉइंटर p लिया था तो फ्री और जो भी आपका पॉइंटर है उसका नेम, ऐसे करके फ्री p। ये क्या करेगा, जो स्पेस किसी पर्टिकुलर को एलोकेट है उस स्पेस को फ्री कर देगा ताकि अगला अब जो भी आ रहा है उसको स्पेस एलोकेट हो जाए। तो ये है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट कि एक बार जब प्रोग्राम रन होने लगता है तब आपको अगर नए वेरिएबल्स या कंस्ट्रक्ट स्टोर करने की जरूरत हो रही है तो कैसे आप स्पेस एलोकेट कराएंगे या कैसे आप स्पेस देंगे उसको, इस चीज को समझने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट सी में है। 2 तरीके का मेमोरी एलोकेशन होता है, मैंने बता दिया, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक एग्जाम्पल से। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अभी तक आप मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे, क्या होती है लिंक लिस्ट, कैसे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ। और तब तक के लिए बाय।